तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे रेड हॉल माइनिंग क्या है, उस पर हम लोग एक बार बात करते हैं बढ़िया से। यहाँ तो इंफॉर्मेशन सारा ले लिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं। ये एक डायग्राम बना लीजिए आप लोग। रेड होल माइनिंग क्यों चर्चा में है? चर्चा में क्यों आया? चर्चा में क्यों आया? क्योंकि सिलक्यारा सुरंग का नाम क्या है? बड़कोट, दूसरे भाग में बड़कोट है। सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के क्रम में अंतिम दौर में इस विधि का प्रयोग किया गया और सभी मजदूरों को निकाले। कितने मजदूर थे? घटना कब घटी? पहले तो ये देख लें, पहले ये किस चीज, ये जो सिलक्यारा बड़कोट सुरंग था, ये किसका ये था? चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा था। इसका उद्देश्य क्या था? इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था? चार धाम जो है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीधाम का कनेक्टिविटी में सुधार, वहां तक लोग किसी भी समय, ठीक है, किसी भी मौसम में आसानी से आवाजाही हो सके। विशेषकर ये यमुनोत्री हाईवे, क्या यमुनोत्री हाईवे, इससे कितना समय बचत हो रहा था? नहीं, ये किलोमीटर 26 किलोमीटर, 10 26 टाइम 45 मिनट अभी ना पड़ा है कि बचत। सुरंग की लंबाई कितनी है? 4531 मीटर, 2 लेन का है ये बचत हो रही इतना, ठीक है, क्लियर है। और इसी टनल में धंसा कब? 12 नवंबर 2023 को। कितने मजदूर? 41 मजदूर। कितने दिन तक? 17 दिन तक। कब निकाला गया? 2023 की शाम को, ठीक है। ये सारा सुरंग के बारे में भी मोटा मोटी जानकारी हो गई, सब कुछ जो आपको जानकारी चाहिए पीटी के लिए या मेंस में लिखने के लिए भी, ठीक है, ओके, क्लियर है। अब चलिए क्या है ये रेड हॉल माइनिंग। अब यहाँ पर ये रेड हॉल माइनिंग तो है ही, इसको ये एक और ये चैप्टर बना देते हैं, सुरंग दुर्घटना, उसी के क्रम में लिया गया ना। रेड हॉल माइनिंग क्या है? पहले तो हम शब्द जो है उसको लेकर डिफाइन करते हैं। चूहे की तरह सकरा बिल, होल मतलब क्या? बिल या गड्ढा खोदने की प्रक्रिया, यही ना है, क्लियर है। पूछा जाएगा रेड हॉल माइनिंग क्या है, ये है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता था? ज्यादातर मेघालय में, जहां पर कोयले की पतली परत होती है ना, वहां पर इस विधि का इस्तेमाल होता है। जहां मोटी परत होती है, जैसे झारखंड में मोटी परत है, छत्तीसगढ़ मोटी परत है, वहां ये नहीं। मेघालय में प्रचलित। इसमें किन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है? गैती और फावड़ा, टोकरिया जैसे उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सकड़ा होता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, 3-4 फीट व्यास होता है और एक ही व्यक्ति उतर सकता है। 2 तरीका है इसका, कौन कौन? साइड कटिंग, दूसरा बॉक्स कटिंग, ठीक है। साइड कटिंग में क्या होता है? ढलान पर, अगर और विस्तार से लिखना है, साइड कटिंग में पहाड़ के ढलान पर खुदाई की जाती है। बॉक्स कटिंग में आयताकार, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल खुदाई होती है, ऐसे लिख सकते हैं। और इस्तेमाल होता है, लिख लिए ना, है क्या ये तो कहीं लिखे नहीं। मेघालय पर कोयला निकालने की तकनीक, कोयले की पतली परत से कोयला निकाला जाता है। ज्यादातर इसमें बच्चों का इस्तेमाल होता है, बाल श्रम का, इसलिए भी एनजीटी ने प्रतिबंध लगाया। रेड हॉल माइनिंग समझ गए, क्लियर है। किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया, उस प्रोजेक्ट को भी हम सब लोग समझ गए। रेड हॉल माइनिंग की प्रक्रिया क्या है उसको भी समझ गए और वो भी समझ गए। अब इसका प्रतिबंध क्यों लगाया गया? क्योंकि 2 कारण से मुख्यतः प्रतिबंध लगाया गया, याद रखिएगा, पर्यावरण प्रदूषण और सुरक्षा, मुख्यतः 2 कारण से। तो पर्यावरण प्रदूषण में क्या हो रहा था? खनन की प्रक्रिया में भूमि क्षरण, क्या भूमि क्षरण या मृदा क्षरण जिसको कहते हैं, और चूंकि अवैध तरीके से किया जाता था, एनजीटी ने प्रतिबंध लगाया था, या उससे पहले भी चोरी छिपे किया जाता था, तो कोयला जो निकाला जाता था वो कहीं नदी के किनारे रख दिया गया। कहाँ? नदी के किनारे रख दिया गया, तो नदी का पानी प्रदूषित हो जाता था, ठीक है। जल प्रदूषण, कोयला खान से सल्फ्यूरिक एसिड बहुत बड़ी मात्रा में निकलता है। जल प्रदूषण, प्रदूषित लिख दिया। जल प्रदूषण, जैसे वहां पर एक कोपिली नदी है, कोपिली नदी मेघालय में, असम और मेघालय में बहती है। कोपिली है, लूका है, मिटंड है,
ये इसका पानी जो है वो काफी अम्लीय हो गया था इसके कारण, ये रेड हॉल माइनिंग के कारण। और बड़ी मात्रा में वायु प्रदूषण भी हो रहा था, और चूंकि वहां पर कोयला का खनन होता था तो आवाजाही बहुत हो रही थी, ठीक है। कोपिली नदी, लूका, ये सब नदी का नाम है, उन नदियों का पानी ये रेड हॉल माइनिंग के कारण काफी अम्लीय हो गया, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बहुत निकलता है। बिटंड नदी का नाम है, ठीक है, बहुत जहरीला गैस वगैरह निकलता है। वाहनों की आवाजाही बहुत बढ़ जाने के कारण, वाहनों की आवाजाही जो हो रही थी वो ऑफ रोड, रोड से बाहर भी, तो वहां का पर्यावरण जो है, जंगल है, पहाड़ है, तो वहां का जो प्राकृतिक वातावरण था वो लगातार प्रदूषित हो रहा था। तो ये जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, नदी के पानी को प्रदूषित कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, सुरक्षा के किसी मानक का पालन नहीं किया जाता था, मानक का पालन नहीं, ठीक है। वहां सकड़ा गड्ढा है, कोई सुरक्षा का ये नहीं, सरकारी निरीक्षण में या कोई कंपनी की निरीक्षण नहीं हो रहा है, तो सुरक्षा के मानकों का पालन नहीं किया जाता था। और बच्चों का इस्तेमाल किया था, बाल श्रम, ठीक है। कभी कभी खान में दुर्घटना हो गया तो घुटकर मजदूरों की मौत हो जाती थी। और खासकर बारिश में, बरसात में ऐसा हुआ, गड्ढे में पानी भर जाने के कारण मजदूरों की मौत की घटनाएं हो रही थी, मजदूरों की मौत। परिणाम क्या हुआ, एनजीटी ने प्रतिबंध लगा दिया। कब लगाया, फलतः एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कब लगाया, 2014 में प्रतिबंध लगा दिया। अब प्रतिबंध तो लगा दिया, लेकिन इससे क्या हो रहा है, वहां पर रेड हॉल माइनिंग से वहां के लोगों को लाभ मिल रहा था। क्या मिल रहा था, रेड हॉल माइनिंग जो था वो क्या था, विरोध, प्रतिबंध का विरोध। क्यों प्रतिबंध का विरोध हुआ, कहां विरोध हुआ, प्रतिबंध का विरोध क्यों हुआ, क्योंकि यह स्थानीय लोगों के आजीविका का साधन था, साधन। उसके बाद छठी अनुसूची में क्या है, उसमें मेघालय भी है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की भूमि जो है उस पर जनजातियों का हक है। तो ये इन लोगों का कहना था, राज्य सरकार का या वहां की जो समुदाय है, कि एनजीटी को क्या हक है, हमारा जो लोकल या हमारा जो नेचुरल या हमारा जो एक्टिविटी है अपनी आजीविका के लिए करते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार एनजीटी को नहीं है, ये हमारा जमीन है, इसमें हम जो चाहे कर सकते हैं। छठी अनुसूची में भूमि पर जनजातीय स्वामित्व, तो एनजीटी कौन होता है, समझ में आई बात। और इसीलिए जनमत को देखते हुए राज्य सरकार कहां गई, सुप्रीम कोर्ट। और ये सुप्रीम कोर्ट में क्या है, ये मामला लंबित है। कौन सा मामला लंबित है, रेड हॉल माइनिंग का। तो हर एक तरह से रेड हॉल माइनिंग देख लिया आप लोग, सारा विजन क्लियर हो गया ना, इस तरह पढ़ा जाता है, पूरा क्लियर हो गया। बहुत न्यूज में सुनते होगे, इस तरह से कोई मैगजीन पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि 10 मैगजीन इकट्ठा कर लिए, उससे कुछ नहीं। कोई एक मैगजीन पढ़िए, इसे हम कहते हैं ना कि एक ही जगह गड्ढा खोदिए, खोदते पानी मिल जाएगा। 10 जगह गड्ढा खोदिएगा तो क्या होगा, 10 जगह गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा खोदिएगा और एनर्जी चांस खत्म। अब ये है, अब थोड़ा सा ये सिलक्यारा बरकोट सुरंग दुर्घटना जो हुआ उससे सीख क्या मिलती है, ठीक है, सीख क्या मिलती है बरकोट दुर्घटना से, यहां से आ रहा सेंस है, दुर्घटना से सीख क्या मिलती है, दुर्घटना सीख मिलती है कि सतत विकास के मॉडल को अपनाना बहुत जरूरी है। हर प्रोजेक्ट में सतत विकास का मॉडल को अपनाया जाए। सतत विकास मतलब सिंपल हम पढ़ाते हैं, विनाश के बगैर विकास। तो कोई प्रोजेक्ट अगर चल रहा है या आरंभ होने वाला है तो उसके पहले देखा जाए कि उसका पर्यावरण पर इन्वायरमेंट इंपैक्ट क्या होगा, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण पर प्रभाव क्या होगा, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन उसका किया जाए। सतत विकास के लिए यह जरूरी है। सर्वेक्षण किया जाए बढ़िया से, ये सर्वेक्षण यहाँ नहीं किया गया था बढ़िया से। आनंद फानंद में प्रॉफिट के लिए लोग काम करना शुरू कर देते हैं, जल्दबाजी में काम पूरा करना चाहते हैं ताकि अधिक से अधिक प्रॉफिट मिले, लाभ मिले, टेंडर का वगैरह वगैरह। पूर्ण सर्वेक्षण होना चाहिए। सुरक्षा, जहां भी ये इस तरह का प्रोजेक्ट चल रहा है, सुरक्षा के उच्च मानकों का पालन होना चाहिए, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में। और उत्तराखंड का जो क्षेत्र है वह क्या है, पहाड़ी, और भौगोलिक रूप से माना जाता है अस्थिर है, भूकंप और भूस्खलन के दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील है। ऐसे क्षेत्र में अगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है तो प्रोजेक्ट को चलाने से पहले पूरी तरह सर्वेक्षण होना चाहिए।
और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। तो उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई जिसके कारण यह दुर्घटना हुआ। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, कोई भी प्रोजेक्ट अगर चल रहा है चलेगा, लाभ तो उससे मिलेगा ही, लेकिन उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और स्थानीय लोगों को उसमें जरूर शामिल किया जाए, क्योंकि स्थानीय लोग जो बेरोजगार नहीं रहे, दूसरी बात स्थानीय लोगों को बहुत कुछ पता रहता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो समझते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। स्थानीय लोगों की भागीदारी, 4 धाम प्रोजेक्ट नहीं था तब भी लोग वहां जा रहे थे और वहां के लोग रह रहे थे वहां। स्थानीय लोगों की भागीदारी, स्थानीय लोगों से सलाह ली जाए कोई प्रोजेक्ट को आरंभ करने से पहले, ठीक है। तो ये होना चाहिए, उसके बाद कोई प्रोजेक्ट आरंभ किया जाए। आगे बढ़े, रेट हॉल माइनिंग समझ गए हर दृष्टिकोण से, क्लियर है। अब पीटी में भी पूछा जा सकता है, मेन में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है, तो आप लिख सकते हैं आराम से, क्लियर है।